नमस्कार। कभी सोचा है कि माचिस जलाते हैं तो गर्मी क्यों लगती है, या वो जो चोट लगने पर लगाते हैं इंस्टेंट कोल्ड पैक, वो एकदम ठंडा कैसे हो जाते हैं। ये जो रोज की चीजें है ना, ये असल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा के आने जाने से जुड़ी हैं। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं, ऊष्मा रसायन, जिसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो ये समझाते हैं कि भाई रिएक्शन के टाइम गर्मी का क्या होता है। तो आज का अपना मकसद ये समझना है कि कुछ रिएक्शन गर्मी क्यों फेंकते हैं बाहर और कुछ क्यों सोख लेते हैं, और ये एंथैल्पी नाम की बला क्या है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस ऊर्जा के रहस्य को। सबसे पहले ये एंथैल्पी सुनने में भारी सा शब्द है। एंथैल्पी परिवर्तन या डेल्टा RH, ये है क्या चीज असल में? हाँ, देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है सीधा सा कॉन्सेप्ट। आप इसे किसी केमिकल रिएक्शन का हीट का हिसाब किताब समझ सकती हैं। मतलब डेल्टा H हमें ये बताता है कि रिएक्शन के दौरान कितनी गर्मी या ऊष्मा या तो सिस्टम से बाहर निकली है या सिस्टम ने अंदर ली है। सिस्टम मतलब जहां रिएक्शन हो रहा है वो जगह? बिल्कुल, वो बर्तन या वो जगह जहां रिएक्शन चल रहा है वो सिस्टम, और उसके आसपास की सारी चीजें वो हो गया परिवेश या सराउंडिंग्स। अच्छा, तो ये डेल्टा H ही बताता है कि रिएक्शन छूने में गर्म लगेगा या ठंडा? हाँ, काफी हद तक। और यहीं से दो तरह की मेन रिएक्शंस आती हैं। पहली है ऊष्मक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी बाहर? हाँ, एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब गर्मी। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें गर्मी सिस्टम से बाहर निकलती है, परिवेश में फैल जाती है। जैसे लकड़ी का जलना, है ना, गर्मी महसूस होती है। सही। तो माहौल गर्म हो जाता है, पर इसमें अंदर क्या होता है? मतलब एनर्जी के लेवल पे जो चीजें बनती हैं उनकी एनर्जी कम होती है क्या शुरू वाली चीजों से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऊष्माक्षेपी में जो उत्पाद बनते हैं उनकी टोटल एनर्जी या कहिए कुल एंथैल्पी वो शुरू के अभिकारकों की कुल एंथैल्पी से कम होती है। इसको ऐसे सोचिए, आपने कुछ मिलाया, नई चीज बनी और कुछ फालतू एनर्जी बच गई जो गर्मी बनकर बाहर निकल गई। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो गई तो उसका हीट का हिसाब, वो डेल्टा RH, वो कैसा होगा? जीरो से कम, नेगेटिव? एकदम सही, क्योंकि सिस्टम से गर्मी बाहर निकली है तो हम कहते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है, नेगेटिव। डेल्टा RH 0। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है कि भाई गर्मी निकली तो निशान माइनस का क्यों, पर ये हमेशा सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। सिस्टम ने एनर्जी खोई इसलिए नेगेटिव। ओके ओके, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। जब उसे गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन गैस O2 में। समीकरण है 2KClO3s to 2KClS plus 3O2g। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH का मान है -78 किलो जूल, मतलब kJ। तो ये -78 किलो जूल, इसका मतलब हुआ कि जब 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट टूटा तो 78 किलो जूल गर्मी बाहर निकली माहौल में। बिल्कुल, ये माइनस साइन ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है, गर्मी बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये हुई ऊष्माक्षेपी। अब इसका उल्टा। हाँ, अब दूसरी तरह के रिएक्शंस पर आते हैं, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर। हाँ, तो इसमें गर्मी अंदर आती है सिस्टम में। बिल्कुल, ये वो रिएक्शंस हैं जिन्हें होने के लिए बाहर से, मतलब परिवेश से गर्मी सोखनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है। और क्योंकि ये गर्मी खींचती हैं तो ये अपने आसपास के माहौल को ठंडा कर सकती हैं। वो जो इंस्टेंट कोल्ड पैक की बात की थी ना आपने शुरू में, हाँ हाँ। वो इसी पे काम करता है। उसमें कुछ ऐसा होता है जो पानी में घुलते ही आसपास से गर्मी सोख लेता है और पैक ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो इनमें जो उत्पाद बनते हैं उनकी एनर्जी अभिकारकों से ज्यादा होगी क्योंकि उन्होंने बाहर से एनर्जी ली है। एकदम सही। ऊष्मा शोषी में उत्पादों की कुल एंथैल्पी अभिकारकों से अधिक होती है। सिस्टम ने परिवेश से एनर्जी ली है तो इसका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा R कैसा होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। बिल्कुल, डेल्टा R 0। जैसे हवा में नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2 गैसें हैं, पर वो अपने आप मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नहीं बनाती। इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। समीकरण है N2 गैस प्लस 2O2 गैस 2NO2 गैस, और इसका डेल्टा RH है प्लस 66.4 किलो जूल। ये प्लस 66.4 किलो जूल, मतलब अगर हमें 2 मोल NO2 बनाना है तो सिस्टम को 66.4 किलो जूल गर्मी देनी होगी। हाँ जी,
ये ऊर्जा कहीं से तो लानी पड़ेगी, जैसे बिजली कड़कने से या बहुत ज्यादा तापमान से। अच्छा, तो साफ हो गया। एक्सोथर्मिक गर्मी बाहर, डेल्टा RH नेगेटिव। एंडोथर्मिक गर्मी अंदर, डेल्टा RH पॉजिटिव। और ये सब ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से ही चलता है। एनर्जी ना बनती है ना खत्म होती है, बस रूप बदलती है या एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये तो क्लियर हुआ, पर एक सवाल आ रहा है मन में। मान लीजिए मैं एक ही रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर या प्रेशर पर करता हूँ, तो क्या ये डेल्टा RH की वैल्यू बदल जाएगी? जैसे पानी उबालने में जो गर्मी लगती है वो समुद्र किनारे और पहाड़ पर क्या एक जैसी होगी? अरे ये बहुत अच्छा सवाल है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। परिस्थितियां बदलने पर डेल्टा RH का मान बदल सकता है। तापमान, दबाव और चीजों की भौतिक अवस्था, मतलब वो ठोस है, द्रव है या गैस, ये सब इंथैल्पी पर असर डालते हैं। आपके उदाहरण में पहाड़ पर दबाव कम होता है तो पानी कम तापमान पर उबल जाता है ना? तो उसे उबालने के लिए लगने वाली ऊर्जा थोड़ी अलग हो सकती है। तो फिर अलग अलग रिएक्शंस की तुलना कैसे करेंगे? अगर सब अपनी अपनी कंडीशन में डेल्टा RH नाप रहे हैं तो ये तो गड़बड़ हो गई। कोई स्टैंडर्ड तरीका है इसका? जैसे दौड़ के लिए 100 मीटर फिक्स होता है। बिल्कुल है। और यहीं पे आती है मानक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट की बात। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई तुलना करनी है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड शर्तें माननी पड़ेंगी जिन पर सब सहमत हों। अच्छा, तो क्या है ये मानक शर्तें, ये स्टैंडर्ड स्टेट? हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में मानक अवस्था का मतलब है दबाव होना चाहिए एक बार, ये लगभग हमारे वायुमंडल के दबाव जितना ही है। तापमान होना चाहिए 298 केल्विन के, डिग्री सेल्सियस में ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये लैब में काम करने के लिए एक आम और सुविधाजनक तापमान है, इसलिए इसे चुना गया। और अगर रिएक्शन घोल में हो रहा हो, पानी वगैरह में? हाँ, तो अगर कोई चीज विलयनीय है घोल में, तो उसकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर 1 m मानी जाती है मानक अवस्था के लिए। तो जब हम कहते हैं ना कि कोई पदार्थ अपनी मानक अवस्था में है, तो मतलब वो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर अपने सबसे स्थिर रूप में है। जैसे हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में, सी ऑफ ग्रेफाइट, पानी लिक्विड रूप में, H2O लिक्विड, ये सब इन शर्तों पर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड पैमाना बना लिया। अब अगर हम किसी रिएक्शन का डेल्टा R इन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नापें तो उसे कुछ खास कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं मानक एंथैल्पी परिवर्तन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और इसे दिखाने के लिए डेल्टा RH के ऊपर एक छोटा सा गोल निशान सुपरस्क्रिप्ट 0 जैसा लगा देते हैं, डेल्टा RH नॉट। अच्छा, तो ये ऊपर जो 0 लगा है ये बस ये बताने के लिए है कि नापजोक स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 बार 298 केल्विन 1 m पर हुई है। एकदम सही। ये बस एक झंडा है जो बताता है कि ये वैल्यू एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से है। इससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट अलग अलग रिएक्शन की गर्मी की तुलना ठीक से कर पाते हैं। भले ही असल में रिएक्शन किसी और टेम्परेचर पर कर रहे हो, पर स्टैंडर्ड वैल्यू से सबको एक बेसलाइन मिल जाती है। ये तो बहुत काम की चीज हुई। तो अब हमने एंथैल्पी चेंज, डेल्टा RH समझ लिया, उसके टाइप एक्सो एंडो देख लिए और स्टैंडर्ड तरीका डेल्टा RH 0 भी जान लिया। इन सबको एक साथ कैसे दिखाते हैं? मतलब कोई खास तरीका है रिएक्शन लिखने का जिसमें ये सब आ जाए? हाँ, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण या थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये एक आम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से थोड़ी ज्यादा जानकारी देता है। ज्यादा जानकारी? क्या खास होता है इसमें? देखिए, एक अच्छा ऊष्मा रासायनिक समीकरण अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसमें कुछ खास बातें होती हैं। पहली चीज, ये संतुलित समीकरण होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही अनुपात में लिखे होते हैं। वो जो नंबर होते हैं ना फॉर्मूला के आगे, हाँ, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। बिल्कुल, वो बताते हैं कि कितने मोल हिस्सा ले रहे हैं, वो सही होने चाहिए। दूसरी चीज, समीकरण के दाईं ओर मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH स्क्वायर का मान और उसका चिन्ह प्लस या माइनस साफ साफ लिखा होता है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, हर पदार्थ की भौतिक अवस्था लिखी होती है ब्रैकेट में। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और अगर पानी में घुला है तो जलीय विलयन के लिए AQ। अवस्था लिखना इतना जरूरी क्यों है? मतलब गैस हो या लिक्विड, फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि डेल्टा RH स्क्वायर का मान अवस्था पर निर्भर करता है।
सोचिए, पानी को भाप गैस बनाने में ज्यादा एनर्जी लगती है या सिर्फ लिक्विड पानी बनाने में? भाप बनाने में ज्यादा लगेगी। है ना? तो अगर किसी रिएक्शन में पानी बन रहा है तो ये बताना पड़ेगा कि वो लिक्विड बना है या गैस, क्योंकि दोनों के लिए डेल्टा एच आर नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी। चौथी बात है प्रतिक्रिया की दिशा। समीकरण में जो डेल्टा एच आर नॉट लिखा होता है वो हमेशा उसी दिशा के लिए होता है जैसा समीकरण लिखा है, मतलब बाएं से दाएं, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन को उलट दें, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएं, तो डेल्टा एच आर नॉट की वैल्यू तो वही रहेगी पर साइन बदल जाएगा। अच्छा, मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बन जाएगा और इंडो एक्सो। बिल्कुल। और पांचवी बात स्टोइक्योमेट्री से जुड़ी है। समीकरण में जो डेल्टा एच आर नॉट वैल्यू दी है वो समीकरण में लिखे मोल की संख्या के हिसाब से होती है। अगर आप पूरे बैलेंस समीकरण को किसी नंबर से गुणा कर दें, मान लीजिए 2 से, तो डेल्टा एच आर नॉट की वैल्यू भी 2 से गुणा हो जाएगी। आधा कर दें तो डेल्टा एच आर नॉट भी आधा हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मीथेन गैस CH4 जो घरों में आती है ना, CNG वगैरह में, उसके जलने का ऊष्मा रासायनिक समीकरण कैसा दिखेगा? मीथेन जब पूरी तरह जलती है ऑक्सीजन में तो उसका मानक ऊष्मारोसायनिक समीकरण है CH4G + 2O2G goes to CO2G + 2H2OL delta RH0 is equal to -890 किलोजूल। ओके, इसे थोड़ा तोड़ते हैं। CH4G मतलब 1 मोल मीथेन गैस, 2O2G मतलब 2 मोल ऑक्सीजन गैस, तीर मतलब रिएक्शन हुआ, CO2G मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और 2H2OL, ध्यान दीजिए L लिखा है, मतलब 2 मोल लिक्विड पानी बना। ये सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। और डेल्टा RH0 इज इक्वल टू -890 किलो जूल, मतलब इस पूरे प्रोसेस में 890 किलो जूल गर्मी निकली, क्योंकि साइन नेगेटिव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, एक समीकरण कितनी सारी जानकारी दे रहा है। क्या रिएक्ट किया, क्या बना, किस हाल में, गैस या लिक्विड, कितने मोल, और सबसे खास, इस काम में कितनी एनर्जी लगी या निकली। इस केस में 890 किलो जूल निकली। यही -890 किलो जूल तो मीथेन को इतना अच्छा फ्यूल बनाता है, जलने पर खूब गर्मी देता है। वाकई, ये ऊष्मारोसायनिक समीकरण तो बड़े काम का टूल है। सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि कितनी एनर्जी के साथ हुआ। हाँ, और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री में प्लांट डिजाइन करने हो, उनकी सेफ्टी देखनी हो, क्योंकि कुछ रिएक्शंस बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, फ्यूल कितना दमदार है ये पता करना हो, बैटरी कैसे काम करती है ये समझना हो, यहाँ तक कि विस्फोटक कैसे काम करते हैं, इन सब के लिए ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अगर आज की बात को समेटें, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज को एंथैल्पी चेंज डेल्टा RH से नापते हैं। गर्मी बाहर निकले तो ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, डेल्टा RH नेगेटिव। गर्मी सोख ली जाए तो ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, डेल्टा RH पॉजिटिव। तुलना करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया, मानक अवस्था 1 बार 298 K 1 M, और इस पर नापी गई एंथैल्पी चेंज हुई, मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा RH 0। और इन सारी बातों को एक साथ पैक करके दिखाता है ऊष्मा रासायनिक समीकरण, जिसमें बैलेंस्ड इक्वेशन, डेल्टा RHO वैल्यू और साइन और सबकी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। बिल्कुल सही सारांश। और ये सब समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई, ऊर्जा ही तो है जो हमारे चारों तरफ हर चीज चला रही है। पावर प्लांट में कोयला जले, गाड़ी में पेट्रोल, या हमारे शरीर में खाना पचे, सबके पीछे थर्मोकेमिस्ट्री के यही सिद्धांत काम कर रहे हैं। ये ज्ञान हमें एनर्जी के फ्लो को बेहतर समझने और उसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हमने आज एंथैल्पी पर फोकस किया, यानी कितनी गर्मी निकली या लगी, पर क्या सिर्फ इतना जानना काफी है? क्या ये जानना जरूरी नहीं कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा भी या नहीं? हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। मतलब रिएक्शन होगा या बस बैठा रहेगा? क्या एंथैल्पी ये बताती है? पूरी तरह से नहीं। एंथैल्पी बस कहानी का एक हिस्सा है। रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं, मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी, ये तय करने के लिए हमें एक और चीज देखनी पड़ती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? वो सिस्टम में आप कह सकती हैं फैलाव या बिखराव या अव्यवस्था का माप है। अच्छा, एंट्रोपी। हाँ, तो एंथैल्पी गर्मी का हिसाब और एंट्रोपी अव्यवस्था का हिसाब, ये दोनों मिलकर एक और चीज तय करते हैं जिसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं।
और असल में ये गिब्स मुक्त ऊर्जा ही है जो बताती है कि कोई रिएक्शन दी गई कंडीशंस में अपने आप होगा या उसे करवाने के लिए बाहर से कुछ करना पड़ेगा। तो एंथैल्पी समझना जरूरी है ये जानने के लिए कि एनर्जी का क्या हुआ, पर पूरी पिक्चर के लिए, खासकर ये जानने के लिए कि रिएक्शन होगा या नहीं, हमें थर्मोडायनामिक्स के इन दूसरे पहलुओं को भी देखना पड़ता है। वो अपने आप में एक अलग दिलचस्प कहानी है।